ईरान से पंगा लेना ट्रंप की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो रही है। वॉशिंगटन ने तेहरान की ताकत और स्ट्रैटेजी को आंखें बंद करके अंडर एस्टिमेट किया और उसका नतीजा यह निकला कि आज डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी हिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप का क्विक विक्ट्री का दावा अब उन्हीं के पॉलिटिकल करियर के लिए सबसे बड़े गले का फंदा बन चुका है। और क्या ईरान की स्टेडफास्ट स्टांस ने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के राष्ट्रपति को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये हैं वो बड़े सवाल जो आज पूरे व्हाइट हाउस के कॉरिडोर्स में गूंज रहे हैं और अमेरिकी इतिहास में दर्ज हो रहे हैं। हम आज एक इन्वेस्टिगेटिव पर्सपेक्टिव लेकर आपके सामने आए हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस जियोपॉलिटिकल मिसकैलकुलेशन की जिसने अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में एक जबरदस्त भूचाल ला दिया है। एक तरफ तेहरान की स्ट्रैटेजिकली कैलकुलेटेड रेजिलियंस है और दूसरी तरफ वॉशिंगटन की अधूरी प्लानिंग और हॉलो रेटरिक। और इस पूरे तमाशे का सबसे बड़ा रिपोर्ट कार्ड अब सामने आ चुका है। राउटर्स और इप्सॉस के लेटेस्ट सर्वे के रूप में डेटा बिल्कुल क्लियर है, नंबर्स अनएम्बिगुअस है और सच्चाई डोनाल्ड ट्रंप के लिए बेहद अनकंफर्टेबल है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर उनके पूरे प्रेसिडेंसी के सबसे नीचे लेवल पर सिर्फ 33% पर आ चुकी है। यानी दर्शकों लगभग 70% अमेरिकन सिटीजन्स ने उनकी व्हाइट हाउस परफॉर्मेंस को फ्लैटली रिजेक्ट कर दिया है। यह अप्रूवल रेटिंग उनके फर्स्ट टर्म के दिसंबर 2017 के वर्स्ट रिकॉर्ड को भी पार कर जाती है। इस बार का कॉन्टेक्स्ट पहले से कहीं ज्यादा है और अब 70% अमेरिकी जनता नाराज है, नाखुश है और बहुत ज्यादा परेशान है कि ट्रंप उनका राष्ट्रपति है। इस बार ये गिरावट आई है एक बेमतलब और रेकलेस मिलिट्री मिस एडवेंचर की वजह से जो ट्रंप ने ईरान के खिलाफ शुरू किया था और अब इसी का अप्रूवल आम अमेरिकी जनता भी नहीं दे रही। आपको याद होगा कि जब यह कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था तब डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े गर्व से रैलीज में कहा था कि यह ऑपरेशन बस कुछ हफ्तों का काम है, देयर विल बी नो फॉरएवर वॉर्स। वॉशिंगटन के वॉर हॉक्स ये सपना देख रहे थे कि सैंक्शंस और एयर स्ट्राइक्स के प्रेशर में तेहरान सरेंडर कर देगा। 6 महीने हो गए हैं, जंग हारने की नौबत आ गई। उन्हें लगा था कि ईरान को आसानी से बेंड किया जा सकता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या निकली? ईरान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसकी जियोपॉलिटिकल ग्रिप, उसकी स्ट्रैटेजिक डेप्थ और उसकी टैक्टिकल रेजिलियंस को तोड़ना वॉशिंगटन के बस की बात है ही नहीं। तेहरान ने बिना डरे पूरी फर्मनेस के साथ स्टैंड लिया और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से पूरी दुनिया के ऑयल ट्रेड का लगभग 1/5 हिस्सा गुजरता है, वहां ईरान ने ऐसी स्ट्रैटेजिकली कैलकुलेटेड बॉटलनेक क्रिएट की जिसने इंटरनेशनल ऑयल मार्केट की सांसें रोक दी। अमेरिकन मिलिट्री सुपीरियरिटी के सारे दावे इस नैरो वाटरवे के सामने हेल्पलेस नजर आने लगे हैं। ना वॉर खत्म हुआ, ना ईरान झुका, उल्टा ट्रंप का क्विक वॉर का इल्यूजन पूरी तरह से शाटर हो गया। अब इसका सीधा असर पड़ रहा है अमेरिकन हाउस होल्ड के किचन और उनकी फ्यूल टैंक्स पर। पोल के मुताबिक 80% अमेरिकन, जिसमें 87% डेमोक्रेट्स और 71% रिपब्लिकन शामिल हैं, अब ये मानते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट किसी भी तरह जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। ये एक प्रोलॉन्ग्ड वॉर बन चुका है। सिर्फ 16% लोग बचे हैं जिन्हें लगता है कि ये कुछ हफ्तों में निपट सकता है। जब आपकी अपनी पार्टी के 71% लोग आपके वॉर नैरेटिव पर विश्वास करना बंद कर दें तो समझ लीजिए कि पॉलिटिकल ग्राउंड खिसक चुका है। अपनी ही पार्टी अब ट्रंप के साथ नहीं है और ट्रंप इस बढ़ती तबाही पर क्या ही सफाई दे पाएंगे। लेकिन फिर भी गार्डन सिटी न्यूयॉर्क की एक रैली में ट्रंप अमेरिकन जनता को गैस स्टेशन पर खड़े होकर यह समझा रहे थे कि अगर उन्हें गैसोलीन के लिए थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ रहा है तो ये वर्थ इट है। उनका कहना था कि एक एलिशली डेंजरस देश को न्यूक्लियर वेपन से दूर रखने के लिए कॉमन अमेरिकन को यह कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन सर्वे बताता है कि अमेरिकन जनता अब इस फियर मॉन्जरिंग और हॉलो नेशनलिस्ट रेटरिक को खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उन्हें समझ आ गया है कि यह सब सिर्फ ट्रंप की चाल है। सर्वे के अकॉर्डिंग सिर्फ 22% अमेरिकन यानी 5 में से सिर्फ एक शख्स ये मानता है कि ये वॉर इस कॉस्ट के वर्थ है, यानी सिर्फ और सिर्फ
20% लोग अमेरिका के इस जंग को चाहते हैं, बाकी नहीं चाहते। बाकी 80% जनता देख रही है कि उनके डेली एक्सपेंसेस, उनके ग्रोसरी बिल्स, उनके गैस प्राइसेस इस अनप्रोवोक्ड एग्रेशन फॉरेन पॉलिसी की भेंट चढ़ चुके हैं। साथ साथ हार्डकोर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बेस का एक बड़ा हिस्सा अब इस एंडलेसली ड्रैगिंग वॉर के इकोनॉमिक इंपैक्ट से फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। अमेरिका ग्रेट बनाना था ना भाई, अमेरिका की भी इकोनॉमी गिरा रहे हो, यूरोप की भी और एशिया की भी। यहां हिपोक्रेसी देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना कैंपेन दो फंडामेंटल प्रोमिसेस पर खड़ा किया था। पहला था डोमेस्टिक इन्फ्लेशन यानी आम महंगाई को कंट्रोल में रखेगा, और दूसरा था कि अमेरिका को एंडलेस फॉरेन वॉर से बाहर निकालना है। उन्होंने सालों तक पिछली एडमिनिस्ट्रेशन को मिडिल ईस्ट में अनविनेबल वॉर्स लड़ने के लिए क्रिटिसाइज किया, लेकिन व्हाइट हाउस में आकर उन्होंने ठीक वही ब्लंडर रिपीट किया, और इस बार सामना ईरान से था जो किसी भी रीजनल प्रेशर के आगे सरेंडर करने के मूड में नहीं है। इस स्ट्रैटेजिक ब्लंडर का पॉलिटिकल फॉलआउट अब रिपब्लिकन्स के लिए नाइटमेयर बनता जा रहा है। नवंबर के मिड टर्म इलेक्शन सर पर है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रिपब्लिकन्स की स्लिम मेजॉरिटी पर डायरेक्ट थ्रेट मंडरा रहा है। हिस्टोरिक तौर पर रिपब्लिकन पार्टी इकोनॉमी के मुद्दे पर हमेशा एज क्लेम करती आई है, लेकिन इस राउटर सर्वे में वो एडवांटेज भी वाइप आउट हो चुका है। 38% रजिस्टर्ड वोटर्स अब मानते हैं कि डेमोक्रेट्स इकोनॉमी को बेटर मैनेज कर सकते हैं, जबकि रिपब्लिकन्स के पास सिर्फ 35% का सपोर्ट रह गया है। कॉस्ट ऑफ लिविंग और इन्फ्लेशन के इशू पर वोटर ट्रस्ट पूरी तरह से टूट चुका है। यही नहीं, इमिग्रेशन जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा फ्लैगशिप इशू था, वहां भी उनका लीड कोलैप्स हो रहा है। जहां जनवरी 2025 में रिपब्लिकन्स के पास इमिग्रेशन पर 26 पॉइंट्स की मैसिव लीड थी, आज वो लीड श्रिंक होकर सिर्फ और सिर्फ 22% पर सिमट चुकी है। भैया 40% वर्सेस 38%। हार्श पॉलिसीज, चाइल्ड डिटेंशन सेंटर्स की बढ़ती रिपोर्टिंग और बॉर्डर पर क्योटिक सीन्स ने उनके स्कोर एजेंडा को डीपली डैमेज कर दिया है। और अब बात साफ है, तस्वीर सामने है कि ईरान के खिलाफ शुरू की गई ये जंग अब इवेंचुअली ट्रंप की कुर्सी छीन लेगी, और अब ट्रंप का राज ज्यादा दिन नहीं चलेगा। क्या अमेरिकन फौज अब वॉशिंगटन के ऑर्डर्स को फॉलो करने से साफ साफ इनकार कर रही है? क्या मिडिल ईस्ट में इजराइल के लिए लड़ी जा रही जंग ने यूएस आर्म्ड फोर्सेस के अंदर एक ऐसी बगावत खड़ी कर दी है जो व्हाइट हाउस के फाउंडेशंस को हिला कर रख देगी? एक तरफ यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ये दावा करती है कि उनकी मिलिट्री वर्ल्ड की सबसे पावरफुल फोर्स है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही बयान कर रही है। एक के बाद एक अमेरिकन सोल्जर्स कैमरा के सामने आकर खुलेआम कह रहे हैं कि आवर गवर्नमेंट इज कॉम्प्रोमाइज्ड। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर सीधे आरोप लग रहे हैं कि अमेरिकन फौजियों की जानों को फॉरेन इंटरेस्ट और इजरायली प्रेशर के आगे सैक्रिफाइस किया जा रहा है। आज हम एनालाइज करेंगे कि आखिर क्यों अमेरिकन रैंक एंड फाइल सोल्जर्स के अंदर इतना गुस्सा भर चुका है, किस तरह ईरान की स्ट्रैटेजिक रेजिस्टेंस ने वॉशिंगटन की कैलकुलेशन को कंप्लीटली फेल कर दिया है, और क्या यूएस मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट अंदर से कोलैप्स यानी खोखली हो रही है। सोशल मीडिया और डायरेक्ट मिलिट्री सर्कल से जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उन्होंने पेंटागन के होश उड़ा दिए हैं। एक्टिव ड्यूटी सर्विस मेंबर्स और वेटरन्स खुलकर सामने आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये जंग अमेरिका के डिफेंस के लिए नहीं, बल्कि तेल अवीव और वॉशिंगटन के पॉलिटिकल एलीट के नैरो जियोपॉलिटिकल एजेंडा को बचाने के लिए लड़ी जा रही है। सोल्जर्स सीधा सवाल उठा रहे हैं कि हम वेस्ट एशिया के डेजर्ट में किसके लिए मरने जा रहे हैं? ईरान का सामना करके हम किसका भला कर रहे हैं? जब अमेरिका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट रहा है, तब बिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉरेन वॉर्स में क्यों फेंके जा रहे हैं? एक सर्विस मेंबर ने यहां तक कह दिया कि व्हाइट हाउस और यूएस लीडरशिप कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। ये कोई आम पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट नहीं है। जब यूनिफॉर्म पहना हुआ सोल्जर अपनी कमांड पर सवाल उठाता है, तो ये इंस्टीट्यूशनल रिबेलियन का क्लियर सिग्नल होता है। अब भैया ईरान की एसिमेट्रिक रेजिलियंस ने वॉशिंगटन और उसके अलाइज को घुटनों पर झुका दिया है। अब भैया एयर स्ट्राइक्स और प्रेशर टैक्टिक्स से ईरान को आसानी से झुकाया जा सकता था, ऐसा उन्हें वहम था, ये पूरी तरह से टूट चुका है। लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल उल्टी साबित हुई, हम सब जानते हैं। ईरान ने डिकेड्स लगाकर एक ऐसी डिफेंसिव और एसिमेट्रिक वॉरफेयर स्ट्रैटेजी डेवलप की जो किसी भी कन्वेंशनल सुपर पावर के लिए नाइटमेयर बन गई।
भैया, ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल बेसेस और ड्रोन स्वॉर्म्स ने दिखा दिया कि उनकी डेटरेंस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास है। उन्होंने डायरेक्ट स्ट्राइक्स और रीजनल चोक पॉइंट्स पर अपनी स्ट्रॉन्ग पकड़ बनाए रखी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल ग्लोबली क्रूड ऑयल सप्लाई और कमर्शियल शिपिंग की लाइफलाइन पर ट्रिगर बन चुका था। वॉशिंगटन चाहे कितने भी दावे कर ले, ग्राउंड रियलिटी ये है कि ईरान को बाईपास करके रीजन में अब भी कोई स्टेबल मूव पॉसिबल नहीं है। अमेरिका का हाई टेक मल्टी $multi-million इंटरसेप्टर्स को चीप और इफेक्टिव ड्रोन्स के सामने एग्जॉस्ट होना पड़ रहा है। पेंटागन का स्टॉकपाइल ड्रेन हो रहा है, उनके आम फौजियों की तबीयत खराब हो रही है, डिप्लॉयमेंट कॉस्ट रैपिडली स्काईरॉकेट कर रही है और ईरान ने प्रूव कर दिया है कि वो एक सॉवरेन कंट्री है जिसे कोएर्सिव थ्रेट से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। अब भैया, इसका डोमेस्टिक बैकलैश हुआ है और ट्रंप की कुर्सी थर-थर कांप रही है। अमेरिकन पब्लिक और मिलिट्री दोनों अब इस बात को रियलाइज कर चुके हैं कि उन्हें एक एंडलेस लूप ऑफ फॉरएवर वॉर्स में धकेला गया है। भैया, ये जो अमेरिकी सरकार में बैठे हैं, इनका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन आम जनता के लिए चीजें महंगी हो जाती हैं और आम सोल्जर्स जो सर्विस मेंबर्स हैं यूएस के, वो इधर उधर जाके जबरदस्ती की जंग करते हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वादा किया था फॉरेन इंटरवेंशंस को बंद करने का, लेकिन उनकी पॉलिसी फॉरेन लॉबीज और अग्रेसिव नियो कंजर्वेटिव एलिमेंट्स के दबाव में आ चुकी है। जब फ्रंट लाइन पर खड़े सोल्जर्स देखते हैं कि उसकी कमांड उसे एक एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट में फ्यूल की तरह यूज कर रही है, तब लॉयल्टीज ब्रेक होती हैं। और भैया, अगर अमेरिकी सेना अमेरिकी सरकार की सुननी छोड़ देगी तो फिर क्या होगा? यही वजह है कि ग्राउंड पर फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ चुका है कि ट्रूप्स खुलेआम एडमिनिस्ट्रेशन को रिजेक्ट कर रही हैं। पेंटागन के अंदर ये चर्चा गर्म है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो क्या अमेरिकन ट्रूप्स वाकई लड़ने के लिए तैयार होंगे, या फिर हम अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंटरनल मिलिट्री क्राइसिस देखने जा रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ मिलिट्री हार्डवेयर या टेरिटोरियल डोमिनेंस तक लिमिटेड नहीं है, ये क्लियर आइडियोलॉजिकल ब्रेकडाउन है। ईरान ने अपनी सॉवरेनिटी और स्ट्रैटेजिक डेप्थ को डिफेंड करके ये दिखा दिया है कि वेस्टर्न हेगेमनी की लिमिटेशंस क्या है। दूसरी तरफ वॉशिंगटन के कॉरिडोर्स में बैठी लीडरशिप अपने ही सोल्जर्स का विश्वास खो चुकी है। जब एक नेशन की आर्म्ड फोर्सेस अपनी ही कमांडर इन चीफ की पॉलिसी को कॉम्प्रोमाइज्ड बोलने लगे, तो समझ लीजिए कि एम्पायर का डीके शुरू हो चुका है, यानी ये अमेरिकी सल्तनत अंदर से सड़ने लगी है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या व्हाइट हाउस इस इंटरनल रिवोल्ट और जियोपॉलिटिकल फेलियर के बाद अपने कदम पीछे खींचता है या फिर एक ऐसी आग में कूदता है जिसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ उनके अपने फौजियों का होगा। दुनिया को अपनी इनविंसिबल नेवल पावर से डराने का दावा करने वाला अमेरिका आज खुद अपने बनाए झूठ के बोझ के तले दब रहा है। वॉशिंगटन के वॉरमॉन्गर्स हर रोज वेस्ट एशिया से लेकर फार ईस्ट तक सॉवरेन नेशंस को धमकियां देते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि जहां एक तरफ पेंटागन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वेस्ट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनके $multi-billion सुपर वेपन्स समंदर के बीच बिना पावर, बिना बेसिक फैसिलिटीज के स्ट्रैंडर्ड हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। साउथ चाइना सी में यूएस नेवी के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस बेनफोल्ड का 4 दिन तक पूरी तरह पैरालाइज रहना, और इससे पहले यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर फेल होती लॉजिस्टिक्स, ये कोई आम टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, ये वेस्टर्न मिलिट्री हेगेमनी के स्ट्रक्चरल कोलैप्स और ओवरस्ट्रेच्ड इंपीरियल एम्बिशंस का डायरेक्ट सबूत है। पहले समझते हैं कि उन कंटेस्टेड वाटर्स में आखिर हुआ क्या जहां यूएस जबरदस्ती अपनी मिलिट्री प्रेजेंस फोर्स करता था। यूएसएस बेनफोल्ड, जिसे अमेरिकन मीडिया एक मॉडर्न फ्लोटिंग फोर्ट्रेस की तरह बेचता है, साउथ चाइना सी में रूटीन पेट्रोल टैंक पर निकला, लेकिन अचानक इस सो कॉल्ड हाई टेक वॉरशिप के सारे मेन जनरेटर्स एक के बाद एक फेल हो गए। 4 दिन तक, पूरे 96 घंटे तक ये हेवीली आर्म्ड वॉरशिप समंदर के बीच एक बेजान लोहे के डब्बे की तरह पड़ा रहा। सोचिए, जिस नेवी का काम दूसरे देशों को इंटिमिडेट करना है, उसके सेलर्स 4 दिन तक एक्सट्रीम गर्मी में बिना एसी, बिना पानी, बिना फंक्शनिंग सैनिटरी सिस्टम्स के फंसा रहा। शिप के मेस हॉल्स बंद थे और उन्हें दूसरे शिप से इमरजेंसी फूड मंगवाना पड़ा। ये वही शिप्स हैं जिन्हें वॉशिंगटन एंटी इंपेरियलिस्ट फोर्सेस
और सोवरेन नेशंस को इंटिमिडेट करने के लिए फॉरवर्ड डिप्लॉय करता है। लेकिन रियलिटी ये है कि इंटरनल लॉजिस्टिक्स और बेसिक मेंटेनेंस के लेवल पर इनका दम घुट रहा है। लेकिन यूएसएस बेनफोल्ड अकेला नहीं है। इस पूरे नैरेटिव को वेस्ट एशिया के पर्सपेक्टिव से देखिए। जब यूएस नेवी ने रेड सी और पर्शियन गल्फ में डेटरेंस रिस्टोर करने के बड़े बड़े दावे किए थे, तब क्या हुआ? रेजिस्टेंस फोर्सेस के लो कॉस्ट एसिमेट्रिक ड्रोन्स और मिसाइल्स के सामने मल्टी $1 मिलियन अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स एग्जॉस्ट हो गए। ईरान ने जो मार मारी है वो इतिहास याद रखेगा। अमेरिकन कैरियर्स और डिस्ट्रॉयर्स को रिलेंटलेस ऑपरेशंस में धकेला गया, जिससे उनकी फ्लीस पर अनप्रेसिडेंटेड मैकेनिकल और साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड हुआ। इसका डायरेक्ट रिजल्ट सामने आया जब सुपर कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर डिप्लॉयमेंट के दौरान सेवियर सप्लाई चेन इश्यूज, कंटामिनेटेड वाटर और सीवेज ब्रेकडाउन की रिपोर्ट्स लीक हुई थी। यानी यूएसएस अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड को तो ईरान ने मारा और बेनफोल्ड का हाल अपने आप ही खराब हो गया। वॉशिंगटन के पॉलिटिकल एलीट्स ने इन रिपोर्ट्स को सप्रेस करने की पूरी कोशिश की, लेकिन सच छुपाया नहीं जा सकता। अमेरिकन मिलिट्री मशीन ग्लोबली ओवर एक्सटेंड हो चुकी है, चाहे वो पर्शियन गल्फ हो, बाब एल मंडेब हो या साउथ चाइना सी। यूएस इंपेरियल नेवी अब उन वाटर्स को डोमिनेट करने की कैपेबिलिटी नहीं रखती जहां उनका कोई लेजिटिमेट हक नहीं। पेंटागन का एनुअल बजट $800 बिलियन क्रॉस कर चुका है, लेकिन ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के करप्ट कॉर्पोरेट लॉबीज नए नए एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स को पुश करते हैं ताकि डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स की जेबें भरी जा सके। पूरी दुनिया में जंग छेड़ते हैं ताकि पैसे कमाए जा सके, लेकिन ग्राउंड पर जो एक्टिव फ्लीट है, जो शिप्स कॉन्टिन्यूअसली फॉरवर्ड डिप्लॉयड है, उनका ना ठीक से रिपेयर हो रहा है, ना ही ओवरऑल अमेरिकन शिपयार्ड्स कंप्लीटली चोक है। मेंटेनेंस बैकलॉग्स सालों पीछे चल रहा है और उनके सेलर्स फिजिकल और मेंटल बर्नआउट का भी शिकार है। जब एक एम्पायर डिक्लाइन पर होता है तो उसकी पहली निशानी यही होती है कि बाहर से अग्रेशन और एरोगेंस दिखाता है, लेकिन अंदर से धीरे धीरे इंस्टीट्यूशनल डीके यानी खोखलापन आता है और फिर आता है ऑपरेशनल फेलियर। आज ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर बदल चुका है। वो दौर खत्म हो गया जब एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट भेजकर किसी भी इंडिपेंडेंट नेशन को झुकाया जा सकता था। आज रेजिस्टेंस फ्रंट और मल्टीपोलर वर्ल्ड के सॉवरेन नेशंस ने ये प्रूव कर दिया है कि सेल्फ रिलायंस, एसिमेट्रिक कैपेबिलिटीज और स्ट्रैटेजिक पेशेंस के जरिए वेस्टर्न नेवल इंटिमिडेशन को इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, जैसा ईरान ने करके दिखाया। साउथ चाइना सी में यूएसएस बेनफोल्ड का हेल्पलेस हो जाना और वेस्ट एशियन वाटर्स में उनके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स का डिफेंस पोस्चर में आ जाना इस बात का साफ सिग्नल है कि अब अमेरिकन डेटरेंस पेपर टाइगर बन चुकी है। अमेरिकी नेवी अब कमजोर हो चुकी है। आखिर में सवाल सिर्फ एक है कि डिस्ट्रॉयर के जनरेटर फेल होने का नहीं है, सवाल उस इंपेरियल माइंडसेट का है जो अपने इंटरनल क्राइसिस को इग्नोर करके पूरी दुनिया में एग्रेशन एक्सपोर्ट कर रहा है, पूरी दुनिया जीतने की कोशिश कर रहा है और अब अपनी नेवी खोखली हो चुकी है। वॉशिंगटन चाहे जितनी भी मिलिट्री बिल्डअप का दिखावा करे, फैक्ट यही है कि फॉरवर्ड डिप्लॉयड अमेरिकन फ्लीट अंदर से टूट रही है। और जब तक यूएस अपनी हेगेमोनिक पॉलिसीज और अनलॉफुल ग्लोबल इंटरफेरेंसेस को बंद नहीं करता, तब तक समंदर में उनके इनविंसिबल वॉरशिप्स इसी तरह एक्सपोज होते रहेंगे। क्या पर्शियन गल्फ में पावर डायनामिक्स हमेशा के लिए बदल चुके हैं? क्या वेस्टर्न मिलिट्री प्रेजेंस और गल्फ स्टेट्स का इजराइल के साथ अलायंस अब तेहरान के स्ट्रैटेजिक डेटरेंस के सामने कमजोर पड़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, जब अमेरिका और उसके एलाइज ईरान पर लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या तेहरान ने भी अपनी रेड लाइंस को एस्टैब्लिश कर दिया है? पर्शियन गल्फ एक बार फिर हाई अलर्ट पर है, लेकिन इस बार नैरेटिव वो नहीं है जो मेन स्ट्रीम वेस्टर्न मीडिया दिखाने की कोशिश करता है। इस बार नैरेटिव ये है कि ईरान यूएस को दबाव में डाल रहा है। इस बार ईरान यूएस पर प्रेशर बना रहा है। यूएई ने क्लेम किया है कि ईरान की तरफ से 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए गए, जिनमें से एक मिसाइल उनके टेरिटोरियल वाटर्स में गिरा। अबू धाबी इमरजेंसी अलर्ट्स जारी कर रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिप्लॉय कर रहा है और फर्म रिस्पॉन्स की वार्निंग दे रहा है।
लेकिन इस पूरे जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड को समझने के लिए हमें सरफेस लेवल हेडलाइन से आगे बढ़ना होगा और गहराई को समझना होगा कि अब यूएई पे क्यों दबाव बनाया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से जब से यूएस और इजरायली इंटरेस्ट ने रीजन को इंस्टिगेट किया, तब से एक बात बिल्कुल साफ है। तेहरान ने क्लियर कर दिया है कि वो किसी भी यूनिलैटरल प्रेशर के आगे सरेंडर तो नहीं करेगा। वेस्टर्न सैंक्शंस, मिलिट्री थ्रेट्स और रीजनल प्रोवोकेशंस के बावजूद ईरान ने अपनी स्ट्रैटेजिक सॉवरेनिटी और टेक्नोलॉजिकल एज को कंसिस्टेंटली मेंटेन किया। जब फरवरी के लेट फेज में यूएस और इजरायली स्ट्राइक्स ने रीजनल इक्विलिब्रियम को डिसरप्ट करने की कोशिश की, तब ईरान ने दिखा दिया कि उसके रेजिस्टेंस नेटवर्क और इंडिजिनस मिसाइल कैपेबिलिटीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। हजारों ड्रोन्स और प्रिसिजन गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए तेहरान ने यह मैसेज भेजा था कि अगर ईरान पर डायरेक्ट अटैक होता है तो गल्फ के जो भी बेसेस या एसेट्स फॉरेन एग्रेशन को फैसिलिटेट करेंगे वो सेफ नहीं रहेंगे। अब आते हैं यूएई के इन दावों पर। यूएई का कहना है कि महीनों बाद पहली बार डायरेक्ट मिसाइल थ्रेट डिटेक्ट हुई है, जिसके बाद पब्लिक अलर्ट जारी किया गया है। आपको याद होगा फरवरी एंड और मार्च के महीने में जब यूएई पर डायरेक्ट अटैक्स हो रहे थे, अबू धाबी और दुबई पर अटैक्स हो रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि यूएई अचानक इतना डिफेंसिव क्यों हो गया है? यूएई तो अमीर देश है भैया, पलटवार क्यों नहीं करता? फैक्ट ये है कि यूएई और उसके रीजनल पार्टनर्स पिछले कुछ सालों से वॉशिंगटन और तेल अवीव के स्ट्रैटेजिक ऑर्बिट में तेजी से मूव कर रहे हैं। जब आप उन फोर्सेस को शेल्टर और ऑपरेशनल कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं जो ईरान के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रही हैं, तो रीजनल डायनामिक्स नेचुरली कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। उन्होंने सोचा था कि भैया हमने अपने यहाँ अमेरिकी मिलिट्री को पनाह दे रखी है तो वो हमारी सिक्योरिटी कर लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जून में जो टेम्परेरी डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, उसकी रियलिटी सबको पता है। वॉशिंगटन ने उस एग्रीमेंट की कोर स्पिरिट को रिस्पेक्ट ही नहीं किया। हर बार की तरह वेस्टर्न साइड ने डी एस्केलेशन की बातें तो की, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर सैंक्शंस, कोवर्ट ऑपरेशंस और ऑयल शिपमेंट्स पर ब्लॉकेज जैसी एक्टिविटीज को सीक्रेटली बैक किया था। जब एडनॉक लिंक टैंकर्स या रीजनल ट्रेड रूट्स पर डिसरप्शन की रिपोर्ट्स आई, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है उन यूनिलैटरल अग्रेसिव पॉलिसीज का जो फॉरेन पावर्स पर्शियन गल्फ पर थोपना चाहती हैं। ईरान का स्टांस शुरू से ही प्रिंसिपल रहा है, पर्शियन गल्फ का सिक्योरिटी फ्रेमवर्क सिर्फ और सिर्फ रीजनल कंट्रीज के हाथ में होना चाहिए, ना कि किसी फॉरेन नेवी या वेस्टर्न इन्वेंशनरिस्ट पावर्स के। तेहरान ने हमेशा ये एस्टैब्लिश किया है कि उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी अग्रेसिव कॉन्क्वेस्ट के लिए नहीं, बल्कि अल्टीमेट डेटरेंस के लिए डिजाइन की गई है। जब तक यूएस और उसके एलाइज रीजन में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो करेंगे, तब तक ईरान अपनी सिक्योरिटी पैरामीटर को अग्रेसिवली डिफेंड करेगा। और अब जहां दुनिया शांति की उम्मीद लगा रही थी इस जंग में, वहां ईरान ने अब दबाव बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि यूएई पर अगर हमला करने की कोशिश हुई है तो ये डायरेक्ट ललकार है डोनाल्ड ट्रंप को। और यूएई और यूएस के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, एक पर हमला होना कोई छोटी बात नहीं है। ये लेटेस्ट मिसाइल इंसिडेंट, चाहे वो स्ट्रैटेजिक डेटरेंस का डिमॉन्स्ट्रेशन हो या उन्हें उनकी लिमिट्स याद दिलाने का एक सिग्नल, साफ जाहिर करता है कि तेहरान बिना किसी डायरेक्ट प्रोवोकेशन के भी अब साइकोलॉजिकल और टैक्टिकल डोमिनेंस बनाए हुए हैं। अब पहले हमला ईरान पर नहीं हुआ था, अब ईरान पहल कर रहा है। ईरान अब अग्रेसिवली इस जंग को लड़ रहा है। एक तरफ जहां यूएई के सोफिस्टिकेटेड वेस्टर्न एयर डिफेंसेस उन्हें एब्सोल्यूट गारंटी नहीं दे पा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने बिना ओपन वॉरफेयर में एंगेज हुए पूरे गल्फ को कैलकुलेटेड स्टैंड लेने पर मजबूर कर दिया है। अब ऐसे हमलों के थ्रेट से यूएई मजबूर होगा कहने को कि भैया आप यहां से चले जाओ, अमेरिका को अपने देश में बेस नहीं देगा। वेस्टर्न कैपिटल्स में बैठे स्ट्रैटेजिस्ट अक्सर ये भूल जाते हैं कि ईरान कोई ऑर्डिनरी रीजनल पावर नहीं है। डिकेड्स के हार्श सैंक्शंस और कंटेनमेंट पॉलिसीज के बावजूद इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ऐसी एसिमेट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज बिल्ड की हैं जो ट्रेडिशनल एयर सुपीरियरिटी को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर सकती हैं। चाहे हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, ड्रोन स्वॉर्म्स हो या प्रिसिजन नेवल एसेट्स, तेहरान ने बैलेंस ऑफ पावर को रीडिफाइन किया है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या अबू धाबी और उसके वेस्टर्न बैकर्स इस सिग्नल को समझेंगे या फिर एक और डेंजरस एस्केलेशन की तरफ बढ़ेंगे?
रियलिटी ये है कि गल्फ मोनार्कीज का पूरा इकोनॉमिक मॉडल स्टेबिलिटी, ट्रेड रूट्स और मैरिटाइम सेफ्टी पर टिका हुआ है। माना उनके पास तेल है, लेकिन तेल जाता तो समुंदर के रास्ते से ही है ना। अगर वो वॉशिंगटन और तेल अवीव के अग्रेशन एजेंडास के कोलैटरल बनते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड सिक्योरिटी का होगा। दुबई जो यूएई के अंदर है, टूरिज्म का बहुत बड़ा हब है। जब से ये जंग शुरू हुई है, उन्होंने टूरिस्ट रेवेन्यू के रूप में लाखों करोड़ों का नुकसान झेला है। तेहरान ने एक बार फिर प्रूव कर दिया है कि रीजनल सिक्योरिटी सिर्फ म्यूचुअल रिस्पेक्ट से ही पॉसिबल है। जब तक ईरान की सॉवरेन राइट्स, उसके ट्रेड रूट्स और उसके सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा, तब तक फॉरेन बैक डेटरेंस मॉडल्स पर्शियन गल्फ में फेल होते रहेंगे। बॉल अब उन कैपिटल्स के कोर्ट में है जो ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें फॉरेन इंटरवेंशन के साथ खड़ा होना है या ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट करके स्ट्रैटेजिक पारिटी के साथ जीना है। अब दर्शकों, बात यही है कि ईरान यूएई पर भी हमला कर सकता है। जॉर्डन में तो तबाही मचाई ही थी, और जितने भी मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया के अंदर देश हैं, उन पे खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ईरान अब अग्रेसिव हो रहा है। अब वो चाहता है कि मिडिल ईस्ट से एक एक अमरीकी सैनिक भाग जाए। ऐसे में क्या दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी अब अंदर से खोखली हो चुकी है? वो अमेरिका जो कल तक वेस्ट एशिया से लेकर साउथ चाइना सी तक अपनी दहशत बनाए रखने का दावा करता था, आज उसकी फौज मल्टी फ्रंट प्रेशर के बोझ तले दबकर बिखर रही है। ये सवाल हम नहीं, बल्कि साउथ चाइना सी के बीचों बीच हुई एक ऐसी हैरतअंगेज घटना खड़ी कर रही है जिसने पेंटागन के होश उड़ा दिए हैं और चाइना के हौसले बुलंद कर दिए। 10,000 टन के लोहे का पहाड़, यूएस नेवी का सबसे डेंजरस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस बेनफोर्ड, जो चाइना को डराने के लिए साउथ चाइना सी में बिना किसी दुश्मन के हमले के 4 दिनों तक एक बेजान कबाड़ की तरह तैरता रहा। ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना रेडार्स, ना कोई वेपन्स कैपेबिलिटी। चाइना के दरवाजे पर खड़ा अमेरिका का सबसे बड़ा वॉरशिप एक सिट डाउन डक बनकर रह गया, और हालात ये हो गए कि उनके सैनिकों को दूसरे जहाजों से खाना मांगना पड़ा और खींचते हुए स्यूबिक बे ले जाना पड़ा। तो आखिर वॉशिंगटन के इस मैसिव फेलियर के पीछे की असली कहानी क्या है? कहीं चाइना के हैकर्स ने इनके इंजन्स तो डाउन नहीं करती, और कैसे ईरान और वेस्ट एशिया के दलदल में फंसा अमेरिका अब इंडो पैसिफिक में चाइना के सामने कमजोर पड़ गया है? और क्या ग्लोबल ऑर्डर में अमेरिका की मिलिट्री हेगेमनी का अंत शुरू हो चुका है? चलिए इस पूरी रिपोर्ट को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। इस पूरी रिपोर्ट की सतह से तह तक जाते हैं। दर्शकों, साउथ चाइना सी दुनिया का सबसे सेंसिटिव मैरिटाइम चोक पॉइंट है, जहां चाइनीज नेवी की डायरेक्ट पेट्रोलिंग चलती है। यूएसएस बेनफोर्ड, जो यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का एक वाइटल हिस्सा है, अचानक एक कैटास्ट्रोफिक इंजीनियरिंग फेलियर का शिकार होता है। शिप के मेन इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स एक एक करके फेल हो जाती हैं, और देखते ही देखते यूएस नेवी का सबसे एडवांस्ड वॉरशिप कंप्लीटली डार्कनेस और साइलेंस में चला जाता है। एक अर्ले बूट क्लास डिस्ट्रॉयर का मतलब होता है कटिंग एज एगिस कॉम्बैट सिस्टम, पावरफुल स्पाई रेडार्स और टॉमाहॉक मिसाइल्स। लेकिन पावर सप्लाई खत्म होते ही ये सब 1 सेकंड में बेकार हो गए। जहाज की एसी सिस्टम्स भी बंद हो गए, और जुलाई अगस्त के महीने में साउथ चाइना सी की चुभने वाली गर्मी और ह्यूमिडिटी के बीच करीब 300 यूएस सेलर्स बंद लोहे के डब्बे में और बिना सैनिटेशन के फंस गए। हालात इतने शर्मनाक हो गए कि स्ट्राइक ग्रुप के दूसरे क्रूजर यूएसएस रॉबर्ट स्मॉल्स को इमरजेंसी कुक्ड मील सप्लाई करनी पड़ी ताकि क्रू भूखा ना मर जाए। 4 लंबे दिनों तक यूएस नेवी का फ्लैगशिप डिस्ट्रॉयर उसी पानी में लाचार पड़ा रहा जहां चाइना रोज अपनी नेवल सुप्रीमेसी डिमॉन्स्ट्रेट करता है। आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट पर हायर की गई टग बोट्स ने यूएसएस बेनफोर्ड को स्यूबिक बे फिलीपींस तक खींचकर पहुंचाया, और उसके बाद उसको ठीक करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई। लेकिन ये इंसिडेंट सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल रियलिटी चेक है। पिछले कुछ अरसे में अमेरिका ने वेस्ट एशिया के अंदर ईरान और उसके एलाइज के खिलाफ रिसोर्सेज का जो बेहिसाब इस्तेमाल किया है, उसने यूएस आर्म्ड फोर्सेस की सप्लाई चेन और मेंटेनेंस साइकिल्स की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी।
रेड सी और मिडिल ईस्ट के पानी में लगातार हाई अलर्ट डिप्लॉयमेंट्स ने अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स को एग्जॉशन के स्टेज पर ला खड़ा किया है। एक तरफ ईरान और उसके रीजनल एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ने पेंटागन को कॉन्टिन्यूअस स्कर्मिशेस और मिसाइल थ्रेट्स में उलझा रखा है, वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन साइमल्टेनियसली साउथ चाइना सी में चाइना को इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहा था। भैया चाइना समझ गया है कि यूएस अब कमजोर है और ताइवान पे हमला करने का इससे बेहतर मौका उसे नहीं मिलेगा, और नतीजा ये निकला कि ओवरवर्क्ड अमेरिकन क्रू, पुअरली मेंटेन टर्बाइन इंजन्स और डिले होते होते ड्राई डॉक रिपेयर साइकिल्स ने यूएस को बीच समंदर में फंसा दिया। और अब चाइना तक ये बात पहुंच गई कि यूएस की नेवी अंदर से खोखली हो गई है। ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। इसी साल यूएसएस हिगिंस के साथ भी इंडो पैसिफिक में इलेक्ट्रिकल मालफंक्शन देखा गया था। एक के बाद एक अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स का क्रिटिकल कॉम्बैट जोन्स में फेल होना साफ दिखाता है कि यूएस डिफेंस इंडस्ट्रियल बेसिस अब मल्टी थिएटर इंगेजमेंट झेलने के काबिल नहीं बचे हैं, और इसी कमजोरी को बीजिंग ने बड़ी बारीकी से नोट किया है। साउथ चाइना सी में जहाज पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी के पास होम टर्फ एडवांटेज है, फास्ट प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज है और कॉन्टिन्यूस मॉडर्न शिप मैन्युफैक्चरिंग लाइंस हैं। वहां अमेरिका के जहाज मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स की वजह से टगबोट्स के सहारे चल रहे हैं। अमेरिका दुनिया के सामने डींगे हाँकता रह गया, हमारी नेवी सबसे अच्छी, हमारी नेवी सबसे शक्तिशाली, और वहां चाइना ऐसी ऐसी चीजें बनाकर बैठा है कि अब अगर यूएस और चाइना आमने सामने हो जाते हैं तो यूएस को बहुत भारी हार झेलने पड़ सकती है। जब यूएसएस बेनफोल्ड सूबिक बे में रिपेयर्स के लिए स्ट्रैंडेड था, तब रीजन के तमाम एलाइज, चाहे वो फिलीपींस हो या ताइवान, एक ही चीज देख रहे थे कि अमेरिका ग्राउंड पर उन्हें गारंटी देने का दावा तो करता है, पर जब रियल प्रेशर बिल्ड होता है तो उसकी अपनी फ्लीट मेंटेनेंस फेलियर के बोझ से दब जाती है। वो ताइवान और फिलीपींस को क्या बचाएगा, उसके अपने ही जहाज सही से नहीं चल रहे। चाइना ने बिना एक भी गोली चलाए वॉशिंगटन को यह मैसेज दे दिया है कि ज्योग्राफी और लॉजिस्टिक्स के रियल बैटल ग्राउंड पर अमेरिका के ओवरस्ट्रेच एम्पायर कितना फ्रेजाइल हो चुका है। मिडिल ईस्ट में ईरान के प्रेशर और ईस्ट एशिया में चाइना के अग्रेसिव मॉडर्नाइजेशन ने अमेरिका की मिलिट्री सुप्रीमेसी के इल्यूजन को तोड़कर रख दिया है। यूएसएस बेनफोल्ड अब रिपेयर्स के बाद लौट तो चुका है, लेकिन इस इंसिडेंट ने पेंटागन के रेडीनेस क्राइसिस पर जो पर्दा गिरा था उसे पूरी तरह उठा दिया है। अगर एक रूटीन ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के दौरान यूएस वॉरशिप 4 दिन भी बिना बिजली के स्ट्रैंडेड हो सकता है, तो एक्चुअल वॉर टाइम सिनारियो में जहां हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मिसाइल बैरेजेस होंगे, वहां इस फ्ली का क्या हाल होगा। एक तरफ वेस्ट एशिया में ईरान का अनकॉन्कर्ड स्ट्रैटेजी प्रेशर, और दूसरी तरफ पैसिफिक में चाइना की अनस्टॉपेबल मैन्युफैक्चरिंग और नेवल डोमिनेंस। अमेरिका अब दो ऐसी ताकतों के बीच फंस चुका है जहां से बिना टैक्टिकल लॉस के निकलना लगभग नामुमकिन लगता है। दुनिया बदल रही है और पावर बैलेंस का झुकाव अब साफ तौर पर वॉशिंगटन के हाथ से फिसलता दिख रहा है, अमेरिका के हाथ से ज्यादा दिख रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.